बेटी के हाथ में लगी 40 साल के बूढ़े आदमी की मेहंदी। मंडप में जैसे ही फेरे शुरू होने वाले थे, शहनाई अचानक बंद हो जाती है। मेहमान खड़े हो जाते हैं। मंडप के बीचों बीच दूल्हे का बाप गुस्से में चिल्ला रहा है, रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। भाई साहब ऐसा मत करिए। तो कैसा करे राम प्रसाद? बारात द्वार पर खड़ी है, सारे मेहमान देख रहे हैं। देखने दो, तमाशा तुमने शुरू किया है, हम नहीं। मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी साहब। मेरी लड़की कहाँ जाएगी? जहाँ जाना है जाए। 5 लाख कैश और गाड़ी की बात हुई थी, कहाँ है? मैंने कहा था ना, शादी के बाद धीरे धीरे से हमारा पेट नहीं भरता। जो अपनी जबान का पक्का नहीं, उसकी लड़की हम घर नहीं ले जाते। पापा बस करिए। बेटा तू बीच में मत बोल, चुप रह। नहीं पापा, अब और नहीं, इनके आगे हाथ मत जोड़िए। देखो अपनी बेटी के तेवर देखो अभी से। तेवर नहीं, सच है। जिन्हें सिर्फ पैसों का लालच हो, उनसे मुझे शादी ही नहीं करनी। इतने में ही गायत्री जी दौड़कर आती हैं और प्रेरणा को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। भाई साहब, बच्ची है, ना समझ है, माफ कर दीजिए। अच्छा हुआ जो ये उड़ती चिड़िया हमारे पल्ले नहीं पड़ी, वरना हमारा घर बर्बाद कर देती। मम्मी, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? चलो भाई, बारात वापस ले चलो। और राम प्रसाद, अगर औकात ना हो तो अगली बार लड़के मत देखना। लड़के वाले और बारात बड़बड़ाते हुए मंडप से बाहर निकल जाते हैं। गायत्री जी और राम प्रसाद जी जमीन पर धड़ाम से बैठ जाते हैं। सब खत्म हो गया, सब धरे के धरे रह गए मेरे सपने। अब समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? समाज को छोड़ गायत्री, जो कर्ज लिया है वो कैसे चुकेगा? मैं तो कहीं का नहीं रहा। अचानक राम प्रसाद की छाती में दर्द होने लगता है। पापा क्या हुआ? प्रेरणा बेटा। राम प्रसाद चक्कर खाकर सीधे जमीन पर गिर जाते हैं। पापा आंखें खोलिए। मम्मी देखो पापा को क्या हो गया। सुनिए, उठिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतने में गायत्री का सिर भी घूमने लगता है। वो भी जमीन पर बेहोश हो जाती है। मम्मी पापा उठो ना प्लीज, कोई मदद करो, कोई डॉक्टर को बुलाओ। प्रेरणा पानी छिड़क अंकल के मुंह पर। मैंने तो पहले ही कहा था ये लड़की मनहूस है। हाँ सुमित्रा, आते ही माँ बाप को खा गई। मंडप में छोड़ी हुई लड़की, अब कौन इसके मुंह लगेगा? कल को माँ बाप को कुछ हो गया तो ये कहाँ जाएगी? चाची बस करिए, भगवान के लिए चुप हो जाइए। बेटा, पानी पानी। पापा आप ठीक हो ना? आप चिंता मत करो। हमारा क्या होगा? मम्मी, मैं अब दोनों पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं संभाल लूंगी सब। क्या संभालेगी रितु? दूसरा लड़का कहाँ से आएगा? सही तो कह रही है कजरी, बिना दहेज के आज के जमाने में कौन शादी करता है? बारात लौटा दी, अब कुंवारी बैठी रहेगी घर में। चुप रहिए काकी, निकलिए यहाँ से। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं है। नहीं चाहिए तुम्हारी भलाई, जाओ सब अपने अपने घर, तमाशा खत्म हो गया। पड़ोसी और गांव की औरतें बड़बड़ाते हुए बाहर निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह राम प्रसाद एक कोने में सिर पर हाथ धरे बैठे हैं। गायत्री रसोई के दरवाजे पर उदास खड़ी है। प्रेरणा चाय लेकर आती है। पापा चाय पी लीजिए। नहीं बेटा, मन नहीं है। मम्मी आप ही समझाओ ना पापा को, कल से कुछ नहीं खाया। क्या समझाऊं? और क्या खाए? गम खाए या समाज के ताने खाए? मम्मी आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही है? तो किस पर हूँ? तू क्यों बीच में बोली कल? क्यों उस लड़के वाले को खरी खोटी सुनाई? वो लोग दहेज के लालची थे मम्मी। लालची थे तो थे, आज के जमाने में बिना लालच के कौन आता है? तो चुप रहती तो कम से कम विदा तो हो जाती। गायत्री बस कर, बच्ची की क्या गलती है? आप तो चुप ही रहिए। शह देकर सिर पर चढ़ाया है इसे, अब बैठी रहेगी कुंवारी घर में, मनहूस कहेगी। मम्मी मैं मनहूस हूँ? आप ऐसा बोल रही हो तो और क्या कहें? जिस दिन पैदा हुई थी उसी दिन मर क्यों नहीं गई? कम से कम आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। हे भगवान, मेरी क्या गलती थी? बहुत कड़वा बोलती है तू गायत्री। कड़वा ना बोलूं तो क्या करूं?
जो लाखों का कर्ज सिर पर खड़ा है वो कौन चुकाएगा? फैक्ट्री जा रहा हूँ, मालिक से कुछ बात करूंगा। फैक्ट्री में रामप्रसाद कमजोर कदमों से काम कर रहे हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं। अचानक उनका संतुलन बिगड़ता है और वो थान के ऊपर गिरने लगते हैं। तभी फैक्ट्री के मालिक मिस्टर बजाज उन्हें पकड़ लेते हैं। अरे रामप्रसाद जी, संभालिए खुद को, क्या हुआ? माफ करना मालिक, वो बस चक्कर आ गया था। अरे रमेश, पानी लाओ। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कल आपकी बेटी की शादी थी ना, मैं उसमें आ नहीं पाया, उसके लिए माफ कीजिएगा मुझे। अच्छा हुआ मालिक आप नहीं आए, आते तो मेरी बर्बादी देखते। नहीं मालिक, कोई बात नहीं है। सब ठीक तो है ना? बेटी विदा होकर खुश है ना? हाँ मालिक, सब भगवान की दया है। रामप्रसाद जी, आप सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। आपका चेहरा झूठ नहीं बोल पा रहा। खैर, अगर कोई बात हो तो बताइएगा। जी मालिक, शुक्रिया। रामप्रसाद फैक्ट्री से लौटकर घर के बाहर साइकिल खड़ी करते हैं कि अचानक 3 बाइक आकर रुकती हैं। उन पर गुंडे हरिया, मुन्ना और सर्किट बैठे होते हैं। उनके हाथों में डंडे हैं। ओए प्रसाद, बाहर निकल। हरिया भाई, आप लोग यहाँ? जब औकात नहीं थी तो मालिक से इतना बड़ा कर्जा काहे को लिया बे? भाई, इसकी तो बेटी की शादी भी टूट गई है, बारात लौट गई इसकी। अच्छा, तो ये है वो माल जिसके चक्कर में तूने कर्जा लिया? तमीज से बात करो, बाहर निकलो हमारे घर से। आहा, लड़की में तो बड़ा दम है भाई। भाई साहब, पैर पड़ता हूँ आपके, मेरी बेटी पर गंदी नजर मत डालिए, मैं आपका पैसा चुका दूंगा। अबे कब चुकाएगा? हाँ, मालिक ने बोला है ठीक 3 दिन का टाइम है तेरे पास। अगर 3 दिन में पूरा कर्जा वापस नहीं मिला तो घर का सारा सामान नहीं, इस पटाखा लड़की को उठाकर लेके जाएंगे। वैसे भी कुंवारी है, हमारे मालिक के घर सेवा करेगी, और नहीं तो क्या। नहीं भाई साहब, ऐसा मत बोलो, हम पैर पड़ते हैं। 3 दिन रामप्रसाद, सिर्फ 3 दिन, याद रखना। गुंडे हंसते हुए निकल जाते हैं। रामप्रसाद, प्रेरणा और गायत्री रोने लगते हैं। अगले दिन पड़ोसन रोहिणी और सुमित्रा एक अनजान औरत के साथ घर में दाखिल होती हैं। अरे विमला, देखो तो क्या हाल हो गया घर का। अब मंडप की छोड़ी हुई लड़की को कौन भला मानस ब्याहेगा? हाँ, मेरे जानकार में एक रिश्ता है, बीवी मार गई उसकी, 4 बच्चे छोड़ गए हैं। उम्र ज्यादा नहीं है, बस यही कोई 40-42 साल का है। चाची, आप मेरी शादी 4 बच्चों के बाप से करवाना चाहती है? तो क्या कोई सफेद घोड़े पर राजकुमार आएगा आप तेरे लिए? जो मिल रहा है हाथ जोड़कर लपक ले, वरना पूरी जिंदगी घर बैठी रहेगी। निकलो यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के लिए ऐसा घटिया रिश्ता लाने की? भागो यहाँ से, वरना सिर फोड़ दूंगी सबका। देखो रे इसकी हेकड़ी, डूब मरो। शादी टूटने के बाद गायत्री दूर पार के रिश्तेदारों को फोन लगाकर रो रही होती है। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी लड़की का ब्याह करा के रहूंगी। सुनिए जी, मेरे दूर के मामा शहर में रहते हैं, मैं आज ही उन्हें फोन लगाकर उनसे रिश्ते की बात करूंगी। ठीक है गायत्री, एक आखिरी कोशिश करना हमारा काम है। बस हमारी बच्ची खुश रहे और सुरक्षित रहे। गायत्री अपने रिश्तेदारों को फोन लगाती है और जैसे तैसे एक रिश्ते वाले मान जाते हैं। लेकिन गायत्री उनसे प्रेरणा को मंडप में छोड़ने वाली बात छिपा लेती है। आज शहर से एक लड़का और उसके घर वाले प्रेरणा को देखने आते हैं। रामप्रसाद और गायत्री उम्मीद भरी नजरों से उन्हें पानी पिला रहे हैं। तभी बाहर खड़ी पड़ोसने अंदर कानाफूसी शुरू कर देती हैं। अरे सावित्री, तुम्हें पता है ये जो शहर वाले आए हैं, ये बेचारे सीधे साधे लोग हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। हाँ सुमित्रा, इन्हें क्या पता कि कल ही इस लड़की की बारात मंडप से लौट गई है, छोड़ी हुई लड़की को ब्याहने चले हैं। अंदर बैठे लड़के के पिता के कान में ये बात पड़ती है। वो गुस्से में खड़े हो जाते हैं और चाय का कप पटक देते हैं। ये क्या बदतमीजी है रामप्रसाद जी, शर्म नहीं आई आपको? क्या हुआ भाई साहब? ऊपर से इतने सीधे बनते हो और अंदर से हमसे इतना बड़ा धोखा। मंडप से छोड़ी हुई लड़की की शादी हमसे करवाना चाहते हो? भाई साहब, मेरी बात सुनिए, मेरी बेटी निर्दोष है, वो लड़के वाले लालची। चुप रहिए। बिना दहेज के अपनी लड़कियों की शादी करने के ख्वाब देखते हो तुम लोग, और समाज में इतनी थू-थू होने के बाद भी तुम्हारी हेकड़ी नहीं गई। बाबूजी चलिए यहाँ से, हम किसी की छोड़ी हुई लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। हाँ हाँ, हम किसी की झूठन क्यों अपनाए? हमें नहीं चाहिए ऐसी लड़की। चलो भाई, चलो यहाँ से। थू है तुम्हारी ऐसी सोच पर, डूब मरो।
वो लोग पैर पटकते हुए बाहर निकल जाते हैं। रामप्रसाद और गायत्री जमीन पर बैठ जाते हैं। एक तरफ घर में रिश्ते वाले रिश्ता ठुकरा कर चले जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगले दिन फैक्ट्री में मशीनों का शोर है। रामप्रसाद भूखे प्यासे, गुंडों के खौफ और कर्ज के बोझ तले दबे काम कर रहे हैं। अचानक उनका सिर चकराता है और वो सीधा जमीन पर गिर पड़ते हैं। अरे रामप्रसाद जी गिर गए, कोई दौड़ो। ए पानी लाओ, पानी लाओ रे, कोई जल्दी। शोर सुनकर मिस्टर बजाज अपने कैबिन से बाहर आते हैं। भीड़ को हटाते हुए रामप्रसाद के पास पहुंचते हैं। रामप्रसाद जी, आंखें खोलिए। रमेश, डॉक्टर को फोन लगाओ तुरंत। मालिक, आप ठीक हैं? क्या हुआ है आपको? कल से देख रहा हूं आप होश में नहीं हैं। मालिक, मैं बर्बाद हो गया। मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में है। अच्छा, शांत हो जाइए रामप्रसाद जी। साफ साफ बताइए बात क्या है। बेटी की शादी के लिए सूदखोर से भारी कर्जा लिया था मालिक। ऐन वक्त पर लड़के वालों ने दहेज मांग लिया, शादी टूट गई। क्या शादी टूट गई? हाँ मालिक, अब वो सूदखोर के गुंडे घर आकर सामान तोड़ रहे हैं। धमकी देकर गए कि 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो मेरी बेटी को उठाकर ले जाएंगे। मालिक, मेरी बच्ची सुरक्षित नहीं है। उन गुंडों की इतनी हिम्मत! कैबिन में सन्नाटा छा जाता है। रामप्रसाद कुर्सी पर सिर झुकाए बैठे हैं। मिस्टर बजाज खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देख रहे हैं। फिर वो मुड़ते हैं। रामप्रसाद जी, मैं आपका पूरा कर्ज उतार दूंगा। आज ही पैसे भिजवा देता हूं। भगवान आपको लंबी उम्र दे मालिक। कर्जा तो उतर जाएगा, पर मेरी बेटी का हाथ कौन थामेगा? मिस्टर बजाज गंभीर और शांत रहते हैं। समाज में बदनामी हो चुकी है। मंडप की छोड़ी लड़की से कोई सीधा इंसान शादी नहीं करेगा। अगर जल्दी शादी नहीं की तो वो गुंडे फिर गिद्ध की तरह मंडराएंगे। मालिक, कौन सहारा बनेगा उसका? अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक तरीका बता सकता हूं। हाँ, कैसा तरीका मालिक? देखिए, मैं आपकी बेटी प्रेरणा का हाथ थामने के लिए तैयार हूं। आप मालिक, आप? हाँ, मेरी शादी नहीं हुई है और ना ही मेरी ऐसी कोई इच्छा थी, लेकिन इस वक्त आपकी बेटी की सुरक्षा सबसे जरूरी है। रामप्रसाद जी, आप मालिक, आपकी उम्र 40 साल है और मेरी बेटी सिर्फ 25 की है। मुझे मालूम है उम्र का फासला बहुत है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं ये शादी सिर्फ एक जिम्मेदारी के तौर पर करूंगा। जिम्मेदारी? हाँ, दुनिया के सामने वो मेरी पत्नी होगी ताकि कोई उस पर उंगली ना उठाए। मैं उसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और पैरों पर खड़ा करूंगा। जब वो सक्षम हो जाएगी, मैं उसे इस जिम्मेदारी से रिहा कर दूंगा। फिर वो अपनी मर्जी से किसी भी लड़के से शादी कर सकती है। लेकिन मालिक, देखिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है रामप्रसाद जी। अगर आपको ये तरीका सही लगता है तभी हाँ कहिएगा। घर जाइए, परिवार से बात कर लीजिए और उसके बाद मुझे जवाब दीजिएगा। रामप्रसाद जी मिस्टर बजाज की बात सुनकर बिना कुछ बोले घर आते हैं और घर के अंदर रामप्रसाद ने जब बजाज की बात बताई तो गायत्री भड़क उठती है। क्या दिमाग फिर गया है आपका? अपनी बेटी का सौदा करेंगे आप? एक 40 साल के बुढ़े आदमी से अपनी बेटी की शादी करेंगे? क्या हमारी बेटी खुश रहेगी? अरे लेकिन मेरी बात तो सुन गायत्री। नहीं, कभी नहीं। मैं अपने जीते जी ऐसा अनर्थ नहीं होने दूंगी। गायत्री, मेरी बात तो सुन, शांत हो जा। क्या सुनो? अपनी बेटी को एक 40 साल के बुढ़े के हवाले कर दूं? लोग थूकेंगे हम पर, कहेंगे बाप ने पैसे के लिए बेटी को बेच दिया। मैं क्या कोई शौक से कह रहा हूँ? मैं खुद नहीं चाहता ये सब करना, पर इसी में सबकी भलाई है गायत्री, इसी में भलाई है। भलाई है? एक जवान लड़की के हाथों में उस बूढ़े के नाम की मेहंदी रचेगी, इसे आप भलाई कहते हैं? मैं फांसी लगा लूंगी, पर ये शादी नहीं होने दूंगी। कमरे में खड़ी प्रेरणा ये सब सुन रही है। हे भगवान, क्या सच में मेरे नसीब में ये लिखा है? कहा मैंने अपने लिए एक हंसता खेलता जीवन साथी सोचा था और कहा मेरे इस हाथों में एक 40 साल के बुढ़े आदमी के नाम की मेहंदी लगेगी। तो क्या करूं? गुंडे उसे उठा ले जाएं, वो मंजूर है। तभी अचानक धड़ाम से दरवाजा टूटता है और वही गुंडे हरिया, मुन्ना भाई और सर्किट डंडे लेकर घर में घुस जाते हैं और कोहराम मचा देते हैं। ओए प्रसाद, आ गया तू? साइकिल का हैंडल और पहिया पूरी तरह टूटकर दूर गिरता है। रामप्रसाद चौंक जाते हैं।
ए, निकल बाहर। जब औकात नहीं थी तो मालिक से इतना बड़ा कर्जा काहे को लिया तू? हाँ बे, बोल। ओए भाई इधर देख, ये लोग तो यहाँ ऐसे खाना बना रहे हैं। और साले का चूल्हा। ये ले बुझ गई आग। छन छन की आवाज के साथ चूल्हा टूट जाता है। गायत्री और प्रेरणा चीखते हुए रसोई से बाहर भागती हैं। अरे मर गए रे, बचाओ, कोई मत तोड़ो हमारा घर। आज तो ये छोटा मोटा सामान उठा कर ले जा रहे हैं प्रसाद, और ये तेरा घर का कबाड़ तोड़ा है। ओए प्रसाद, 3 दिन का टाइम दिया था, पर हमारे मालिक को सब्र नहीं है, समझा ना? चल निकाल पैसे, वरना लड़की को हम अभी ले जा रहे हैं। चल छोरी हमारे साथ। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाना, दूर रहो हमसे, बाहर निकलो। भाई साहब, मैं पैर पड़ता हूँ आपके, मेरी बेटी पर रहम खाइए। कल शाम तक मैं जैसे तैसे पैसों का इंतजाम कर दूंगा। देख प्रसाद, आखिरी बार छोड़ रहा हूँ, कल शाम की धूप ढलने से पहले अगर सूद समेत पूरा पैसा नहीं मिला तो तेरी इस लड़की को यहीं से घसीटते हुए उठाकर लेकर जाएंगे हम, और फिर ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। चल बे। गुंडे हंसते हुए सामान लेकर निकल जाते हैं। रामप्रसाद जमीन पर ही हताश होकर गिर जाते हैं। गायत्री रो रही है। हे भगवान, अब तो मेरी नैया डूबने वाली है। अब आप ही पार लगा सकते हो ठाकुर जी, आप ही पार लगाओ। पापा, हाँ बेटा। मुझे मंजूर है, मैं मिस्टर बजाज से शादी करने के लिए तैयार हूँ। प्रेरणा, ये क्या कह रही है तू? उन गुंडों की रखेल बनने से बेहतर है मम्मी की मैं किसी की जिम्मेदारी बन जाऊँ। पापा, आप मालिक को हाँ कह दीजिए। अब मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है गायत्री, कोई चारा नहीं है। ठीक है, बेटी की जान और इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। आप हाँ कह दीजिए मालिक को। अगले दिन बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। रामप्रसाद भीगे कपड़ों में कांपते और रोते हुए मिस्टर बजाज के कैबिन में घुसते हैं और सीधे उनके पैरों में गिर जाते हैं। मालिक, मुझे आपका फैसला मंजूर है, आप मेरी बेटी का हाथ थाम लीजिए। अरे रामप्रसाद जी, उठिए, जमीन पर मत बैठिए, ढंग से सोच लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ मालिक, मैंने बहुत ढंग से सोच लिया है। कल वो गुंडे फिर घर आए थे, मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती करने लगे। मुझे अपनी बेटी की जान और इज्जत दोनों बचानी है मालिक, आप ही मेरे भगवान है, बचा लीजिए उसे। ठीक है रामप्रसाद जी, आप घर जाइए, पैसों का इंतजाम हो जाएगा और शादी की तैयारी कीजिए। 4 दिन के बाद ही घर में सादगी से शादी की रस्में शुरू हुई हैं। सहेलियां प्रेरणा को घेर कर बैठी हैं। एक सहेली उसके कांपते हाथों पर मेहंदी से दूल्हे का नाम लिख रही है। प्रेरणा की आंखों से आंसू टपक रहे हैं और आंसू उसकी ताजी रची मेहंदी पर गिर रहे हैं। प्रेरणा, हाथ सीधे रख यार, आंसू गिरेंगे तो मेहंदी का रंग फीका पड़ जाएगा। सच में प्रेरणा, मुझे तो सोचकर ही अजीब लग रहा है। जब तू उनके साथ बाहर जाएगी, लोग तो उन्हें तेरा पति कम और ससुर या पिता ज्यादा समझेंगे। तू ये सब कैसे झेलेगी यार? हर लड़की की शादी एक सपना होता है, पर मेरी किस्मत देखो, आज मेरे इन हाथों में एक ऐसे इंसान के नाम की मेहंदी लग रही है जो उम्र में मेरे पापा के करीब है। अरे गायत्री, तूने तो बड़ा दंगा किया था जब मैं रिश्ता लाई थी। कहा था कि 40 साल के दूल्हे से लड़की नहीं ब्याएगी। गायत्री शर्मिंदा होकर सिर झुका लेती है, कुछ नहीं बोलती। अबे देखो रे, अब कौन सा जवान लड़का आ रहा है, अब कौन सा सफेद घोड़े वाला राजकुमार आ रहा है। प्रेरणा, तुझे शर्म नहीं आती? तू घोड़े पर आने वाले राजकुमार के बजाय एक 40 साल के बूढ़े के नाम की मेहंदी लगवा रही है अपने हाथों में। बातें मत बनाओ तुम लोग, मुझे पता है कि मेरी बेटी के लिए यही सही है। उसकी सुरक्षा से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। और वैसे भी पहले जमाने में भी तो पति पत्नी की उम्र के बीच में 10-15 सालों का फासला होता था, तो अब क्या बुराई है? गायत्री चिल्लाकर सबका मुंह बंद कर देती है। अगले दिन आंगन में एक छोटा सा सादा मंडप सजा है। तभी बाहर गाड़ियों का एक बड़ा काफिला आकर रुकता है। लोरी सावित्री, आ गया 40 साल का बूढ़ा दूल्हा। जरा हम भी तो देखे कि सेहरा पहनकर वो कैसा लग रहा है। तभी मिस्टर बजाज अंदर आते हैं। उन्होंने बेहद कीमती शेरवानी पहनी है। चेहरे पर सफेद और काले बालों की एक बहुत ही सलीके से सेट की हुई दाढ़ी है। वो अपनी उम्र से 10 साल छोटे लग रहे हैं। उन्हें देखकर विमला और पड़ोस की लड़कियों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और सुमित्रा, ये दूल्हा है? ये तो कहीं से भी बूढ़ा नहीं लग रहा। हाँ यार, ये 40 साल के भले हैं, पर आजकल के लड़कों से कहीं ज्यादा हैंडसम और मैच्योर दिख रहे हैं। मिस्टर बजाज सीधे आकर रामप्रसाद और गायत्री के पैर छूते हैं। रामप्रसाद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मालिक, आप हमारे पैर मत छूइए, आप तो हमारे तारनहार हैं।
राम प्रसाद जी, आज से मैं आपका दामाद हूँ, मालिक नहीं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। प्रेरणा लाल जोड़े में घूंघट निकाले आकर मिस्टर बजाज के बगल में बैठती है। कन्यादान के लिए वधू के माता पिता आगे आए। राम प्रसाद और गायत्री रोते हुए प्रेरणा का हाथ मिस्टर बजाज के हाथों में सौंप देते हैं। अब वर वधू अग्नि के फेरे के लिए खड़े हो जाए। दोनों खड़े होते हैं, फेरे पूरे होते हैं और बजाज प्रेरणा की मांग में सिंदूर भरते हैं और गले में मंगल सूत्र पहनाते हैं। बेटी अपने घर जा रही है। भगवान तुझे सुखी रखे। जमाना कुछ भी कहे, पर मुझे पता है कि तू अब महफूज है। मिस्टर बजाज प्रेरणा को लेकर अपनी शानदार कार में बैठते हैं। प्रेरणा अपने ससुराल पहुंचती है। प्रेरणा लाल जोड़े में घूंघट निकाले बेड के कोने में पूरी तरह दुबक कर बैठी है। तभी दरवाजा खुलता है और मिस्टर बजाज अंदर आते हैं। हे प्रेरणा, डरो मत, तुम आराम से इस बेड पर सो जाओ। मैं बगल वाले कमरे में सोने जा रहा हूँ। ओके? क्या आप दूसरे कमरे में जा रहे हैं? हाँ, इस घर में तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मैं औरतों का सम्मान करना जानता हूँ। पर हमारी शादी, समाज तो हमें पति पत्नी। समाज के लिए तुम मेरी पत्नी हो ताकि कोई तुम पर या तुम्हारे पिता पर उंगली ना उठा सके, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ एक जिम्मेदारी हो प्रेरणा। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? मेरा काम तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करना है। तुम्हें इतना सक्षम बनाना है कि कल कोई दहेज की वजह से तुम्हारा हाथ थामने से मना ना करे। जब तुम काबिल हो जाओगी, मैं तुम्हें इस जिम्मेदारी से रिहा कर दूंगा। शुभ रात्रि। मिस्टर बजाज तकिया लेकर कमरे से बाहर चले जाते हैं। अगले दिन शाम के समय प्रेरणा अपने ससुराल के घर में चाय बना रही है। तभी उसकी पुरानी सहेलियां शीला और मीना उससे मिलने उसके ससुराल आती हैं। वाह प्रेरणा, घर तो महल जैसा है तेरा। घर का क्या करना है शीला? प्रेरणा, मुझे तो तेरे लिए बड़ा दुख होता है यार। तेरा तो यूपीएससी करने का सपना था ना? हाँ यार, अब इस 40 साल के बुढ़े से शादी करके तू पूरी जिंदगी उसकी सेवा करने, उसका दवा पानी करने और बुढ़ापे की लाठी बनने में ही निकाल देगी। मिस्टर बजाज ऑफिस से घर लौटते हैं और दरवाजे के बाहर खड़े होकर सहेलियों की ये सारी बातें सुन लेते हैं। वो बुढ़े नहीं है और वो जैसे भी है मेरे पति हैं। तुम लोग उनके बारे में ऐसा मत बोलो। प्रेरणा की सहेलियां उससे मिलकर चली जाती हैं। शादी को 3 दिन हो चुके हैं। प्रेरणा रसोई में चाय बना रही है। 40 साल के हैं। कल रात तो बहुत देर तक जागकर काम कर रहे थे। सुबह सिर में दर्द ना हो। पत्नी होने के नाते मेरा फर्ज है कि उनकी सेहत का ध्यान रखूं। प्रेरणा चाय का कप और दवाइयों की डिब्बी लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है। प्रेरणा बिना कुछ बोले चुपचाप चाय का कप और दवा का पत्ता उनके सामने रख देती है। ओह थैंक यू प्रेरणा, दोपहर को मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। तुम समय से खाना खा लेना। ओके? अपना ध्यान रखना। जी, आप भी समय पर खाना खा लीजिएगा। अगले दिन मिस्टर बजाज ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गए हैं। उनके हाथ में एक बहुत बड़ा भारी बैग है। प्रेरणा, इधर आओ जरा, ये तुम्हारे लिए है। इसमें क्या है? अरे खोल कर तो देखो। प्रेरणा बैग में हाथ डालती है और एक एक करके यूपीएससी की महंगी किताबें, नोट्स और शहर की सबसे बड़ी आईएएस कोचिंग की रसीद बाहर निकालती है। ये तो यूपीएससी की किताबें हैं और इस कोचिंग की फीस तो लाखों में है। आपने ये सब क्यों किया? मैंने बाहर खड़े होकर तुम्हारी सहेलियों की बातें सुन ली थी। तुम आईएएस बनना चाहती थी ना, राइट? सो कल सुबह तैयार रहना। मैं खुद तुम्हें कोचिंग छोड़ने चलूंगा। थैंक यू। कुछ दिन के बाद सुबह प्रेरणा की कोचिंग के बाहर मिस्टर बजाज की शानदार गाड़ी आकर रुकती है। प्रेरणा हाथ में बैग लिए उतरती है। अबे ओए, देख वो कौन है? प्रेरणा के पापा हैं क्या? इतनी बड़ी गाड़ी में छोड़ने आए हैं। अरे पिता नहीं है, ध्यान से देख। वो उनके हस्बैंड है, 40 साल के बुढ़े हैं। अच्छा, तभी कहें इस 40 साल के बुड्ढे के नाम की मेहंदी क्यों लगी है ना इसके हाथों में। प्रेरणा के कानों में ये बातें पड़ जाती हैं, पर वो गुस्सा होने के बजाय अपने हाथों की गहरी रची मेहंदी को देखकर मुस्कुराती हुई क्लास की तरफ बढ़ जाती है। दिन गुजरते हैं और एक दिन रात के 2 बज रहे हैं। प्रेरणा टेबल लैंप की रोशनी में सिर पकड़कर भारी भारी किताबें पढ़ रही है। उसे नींद आ रही है। तभी मिस्टर बजाज गर्म दूध का ग्लास लेकर आते हैं। हे, बहुत देर हो गई है प्रेरणा, थक गई होगी। ये लो, गर्म दूध पी लो, इससे थकान कम होगी। आप अभी तक जागे हुए हैं। आपको सुबह ऑफिस भी जाना है। आप सोए नहीं? अरे जब तक तुम जाग रही हो मैं कैसे सो सकता हूँ? हाँ, तुम पढ़ाई करो। अगर और चाय या दूध की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं जाग रहा हूँ। ओके? प्रेरणा दूध का ग्लास उठाती है और उसके दिल में उनके लिए इज्जत और गहरी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद सुबह की ताजी धूप बिखरी है।
दोनों मंदिर की ऊंची और खड़ी सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। चढ़ते चढ़ते अचानक मिस्टर बजाज की सांस थोड़ी फूलने लगती है। रुकिए, इतनी जल्दी जल्दी मत चढ़िए, आराम से चढ़िए, मैं हूँ ना। अरे कुछ नहीं, बस लगता है उम्र का असर अब सीढ़ियों पर दिखने लगा है। 25 साल की उम्र में तो मैं ये सीढ़ियां दौड़कर पार कर जाता था। उम्र का असर आप पर नहीं, आपके इस भाग दौड़ वाली जिंदगी पर हुआ है, और अब आपको अकेले थकने की जरूरत नहीं है। चलिए। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं और कुछ दिन के बाद मिस्टर बजाज बैल्कनी में बैठे होते हैं। प्रेरणा रसोई से 2 कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और पकौड़े लेकर आती है। लीजिए साहब, आपके हुक्म के मुताबिक कड़क अदरक वाली चाय और गर्मा गर्म पकौड़े। आहा, मजा आ गया। सचमुच यार, तुम्हारे आने के बाद इस सूने से घर में ना रौनक आ गई है। वैसे आज कोचिंग में क्या क्या हुआ? टेस्ट का रिजल्ट आने वाला था ना आज। अरे हाँ, आपको पता है बजाज साहब, आज जब सर ने कहा फर्स्ट रैंक होल्डर इज प्रेरणा बजाज, तो सब देखते रह गए। वाह, मुझे पूरा यकीन था कि मेरी प्रेरणा ही टॉप करेगी। मेहनत सिर्फ मेरी नहीं है साहब। रात के 2-2 बजे तक जब मैं जागती हूँ तो आप मेरे लिए चुपचाप दूध का गिलास टेबल पर रख जाते हैं। जब सुबह मेरी आंखें नहीं खुलती तो आप खुद उठकर मेरे नोट्स टेबल पर सजा देते हैं। ये रैंक मेरी नहीं, हम दोनों की है। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ प्रेरणा। और मेरा मकसद आपको जिंदगी की हर खुशी देना है। 1 साल के बाद प्रेरणा शीशे के सामने मिस्टर बजाज की पसंद की साड़ी पहनती है। आज उसकी यूपीएससी का रिजल्ट का दिन है। मिस्टर बजाज अपने हाथ में 2 अलग अलग पेपर्स लेकर बेहद खुशी खुशी दौड़ते हुए हॉल में आते हैं। प्रेरणा, हे प्रेरणा, कहाँ हो तुम? अरे जल्दी बाहर आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ बजाज साहब, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? रिजल्ट आ गया क्या? हाँ प्रेरणा, तुम पास हो गई हो। तुम पूरे जिले में अव्वल आई हो। तुम IAS ऑफिसर बन गई हो। ये देखो तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर। हे भगवान, मैं पास हो गई, मैं IAS बन गई। प्रेरणा खुशी से मिस्टर बजाज के गले लग जाती है। दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं, लेकिन अगले ही पल दोनों अपनी नजरें झुकाकर पीछे हट जाते हैं। आई एम सॉरी, वो खुशी में मैं वैसे। ये दूसरा पेपर किस चीज का है? हे प्रेरणा, और ये है हमारे तलाक के कागज। तलाक के कागज? इस वक्त पर क्यों? देखो, मैंने तुम्हारी विदाई के वक्त तुम्हारे माता पिता से एक वादा किया था कि तुम सिर्फ मेरी एक जिम्मेदारी हो। आज तुम IAS ऑफिसर बन गई हो, पूरी तरह सक्षम हो। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। अब समाज का कोई भी लड़का तुमसे शादी करने के लिए मना नहीं कर सकता। आज से तुम आजाद हो अपनी मर्जी से किसी भी उम्र के लड़के से शादी करने के लिए। प्रेरणा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। वो उन तलाक के कागजों को टुकड़े टुकड़े करके हवा में उड़ा देती है और पास रखे फूलदान में से एक लाल गुलाब का फूल लेकर घुटनों के बल बैठ जाती है। हे प्रेरणा, ये क्या बचपना है? उठो, तुम अपनी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो। तुम एक IAS ऑफिसर हो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। प्रेरणा। हाँ बजाज साहब, मुझे आपसे प्यार हो गया है। जितना सम्मान, जितनी परवाह और जितना बड़ा दिल आपने मुझे दिया है ना, उतना दुनिया का कोई लड़का मेरे लिए कभी नहीं कर पाता। मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती। क्या आप खुशी खुशी अपने नाम की मेहंदी हमेशा के लिए मेरे हाथों में सजी रहने देंगे? मैं तो तुम्हें उसी दिन अपना दिल दे बैठा था प्रेरणा, जिस दिन तुमने मेरे घर में कदम रखा था, पर मैं अपने वादे से बंधा था। मिस्टर बजाज प्रेरणा को वो अंगूठी पहना देते हैं। प्रेरणा फिर से उनके गले लग जाती है। अगर आपको भी लगता है कि जहाँ दिल मिल जाते हैं वहाँ उम्र का कोई बंधन नहीं होता, और जहाँ दिलों में कोई फैसला हो वहाँ उम्र का फासला कोई मायने नहीं रखता, तो कमेंट सेक्शन में ट्रू लव जरूर लिखिएगा। क्या आपने भी अपने आसपास ऐसी कोई खूबसूरत जोड़ी देखी है? अपनी राय कमेंट में बताना मत भूलिएगा।